नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन चलाया जाता है। और ग्रुप डिस्कशन का जो होमवर्क है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दिया जाता है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर्स से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कॉन्स्युलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? या संघाई चीन में किया है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में ही है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? संघाई चीन में। बताइएगा, संघाई शहर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? यांग टसी क्यांग नदी के किनारे अवस्थित है। यांग टसी क्यांग नदी के किनारे संघाई शहर अवस्थित है। और बताइएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टसी क्यांग ही हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? यांग टसी क्यांग नदी हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किस देश के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? या रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। बताइएगा, हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? पोलैंड देश को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? पोलैंड देश को शामिल किया गया। और G20 में जी का अर्थ क्या होता है? ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप हो जाएगा। G20 में जी का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रुप से हो जाएगा। और न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? पोलैंड को शामिल किया गया है। और बताइएगा, G20 का 2025 में जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ है? यह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध किससे हो जाएगा? DR कांगो रवाडा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? DR कांगो रवाडा से संबंधित हो जाएगा शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध। बताइएगा, हाल ही में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहां वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है? या मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोनस फ्रांस हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय। बताइएगा, यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ था? 1958 में यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ था। जबकि इंग्लैंड जो है यूरोपीय यूनियन से कब अलग हो गया था? 2020 में। 2020 में यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड बाहर हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ईडी ने मसाला बॉन्ड के मुद्दे पर फीमा और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है? यह केरल को किया है। किसको किया है? केरल को किया है। और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिनरई विजयन हो जाएंगे। और तमिलनाडु के कौन है मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में? MK स्टालिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? MK स्टालिन। बताइएगा, मदर मैरी कम्स टू मी, ये हाल फिलहाल में 2025 में इसका विमोचन हुआ है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। मदर्स मैरी कम्स टू मी हो जाएगा। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की पुस्तक हो जाएगी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन हो जाएंगी? अरुंधति रॉय ही हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विक्ट्री सिटी के सलमान रुश्दी। सुटेबल बॉय के कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? यह अभिजीत जोग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अभिजीत जोग से संबंधित हो जाएगा। भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध। बताइएगा, व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा रचित है? व्हाई इंडिया मैटर्स, यह विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा हो जाएगी। किसके द्वारा हो जाएगी? S जयशंकर के द्वारा। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? DY चंद्रचूड़ की हो जाएगी। बताइएगा, 1857 और सिंधिया, यह पुस्तक हाल फिलहाल में विमोचित हुई है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? 1857 और सिंधिया, यह पुस्तक राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है भारतीय सेना के द्वारा कब से प्रारंभ कर दी गई थी? 7 मई 2025 से। ऑपरेशन सिंदूर जो है भारतीय सेना के द्वारा कब से प्रारंभ की गई थी? 7 मई 2025 से प्रारंभ की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का प्रारंभ कहां से हुआ है?
भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का प्रारंभ कहाँ होगा? या चेन्नई में होगा? कहाँ से होगा? चेन्नई में होगा। और बताइएगा अनाहत सिंह जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? स्क्वैश से हो जाएंगे। और बताइएगा स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से। और इनको 2025 में जो है अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। अर्जुन अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपया हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 15 लाख रुपया हो जाएगी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का 25 लाख हो जाएगी। बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्ववर्ती नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1991 में। और सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे हो जाएगा? चेस अर्थात शतरंज से संबंधित हो जाएंगे। और 2024 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश और मनु भाकर हो जाएंगे। जिसमें हरमनप्रीत सिंह का संबंध आपका हॉकी से हो जाएंगे, जो हॉकी टीम के कप्तान भी थे। और डी गुकेश का संबंध शतरंज से हो जाएगा। और प्रवीण कुमार का संबंध पैरा एथलेटिक्स अर्थात पैरा एथलेटिक्स से हो जाएंगे और ऊंची कूद से संबंधित हो जाएंगे। और मनु भाकर का संबंध शूटिंग से हो जाएगा। और सर्वजोत सिंह जो है मिक्स में ओलंपिक में जो है मनु भाकर के साथ जो पदक जीते थे, कांस्य पदक, इनको 2025 में किस अवार्ड से नवाजा गया है? अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। सर्वजोत सिंह को किस अवार्ड से नवाजा गया है? अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। बताइएगा हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया। किसके साथ किया है? आईआईटी कानपुर के साथ एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू के साथ साइन किया है। बताइएगा पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर लोकेशन कहाँ होगा? यह राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना कुछ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है पेंच टाइगर रिजर्व। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को कहा गया। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा गया? मध्य प्रदेश को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की जो करंट अफेयर्स बनने वाली थी वो यहीं पर डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य साइंस महेश बर्णवाल द्वारा रचित एनसीईआरटी का सारभूत तत्व जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, उसके माध्यम से केमिस्ट्री अर्थात रसायन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? जीएम काउंटर के द्वारा की जाती है। और बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किन्होंने की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा। रेडियम की खोज ने की, बैकुरल हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल ने की थी। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी जी के द्वारा की गई थी। बताइएगा सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। और किसको भविष्य का ईंधन कहा गया? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा गया। बताइएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगी। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। और सीएनजी में कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है? मीथेन हो जाएगी। मीथेन और प्रोपेन हो जाएगी। बताइएगा किस वैज्ञानिक ने रबर के वोल्केनिकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था। और रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और शीशे पर लिखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? HF अर्थात हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शीशे पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम को कहा जाता है। नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? थोरियम को कहा जाता है। और थोरियम उत्पादन में अग्निम राज्य भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्निम हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी और गन्ना उत्पादन में चीनी महाराष्ट्र हो जाएगा। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? नौसादर का रासायनिक नाम क्या होगा? वो तो सूत्र आप बोल रहे हैं। नौसादर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नौसादर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो जाएगा। बताइएगा N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की
हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का प्रयोग किया जाता है, लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। NH2 और H2 द्वारा N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सामान्य गैस समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगा, पीवी बराबर एनआरटी होता है। बताइएगा सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 का। और बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहा गया है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत तरल अवस्था में नहीं आता, सीधा द्रव से ठोस से गैस में परिवर्तित होता है और गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। और बताइएगा गैस से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण, हाँ निक्षेपण कहा जाता है। और ठोस से गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बताइए स्टार्च संघनन गैस से तरल में परिवर्तित होता है। संघनन मतलब क्या होता है? गैस से तरल में परिवर्तित होगा ना तो संघनन होगा। बताइएगा स्टार्च किसका उदाहरण होता है? स्टार्च पॉलीमर का हो जाएगा। स्टार्च किसका उदाहरण हो जाएगा? पॉलीमर का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा आयोडीन 131 का प्रयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच के लिए किया जाता है। और बताइएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। और बताइएगा अस्थि रोगों के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का। बताइएगा तेल के कुएं के अध्ययन व पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। और रक्त का थक्का बनने का पता सोडियम 24 का ही प्रयोग किया जाता है। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में एवं सड़क एवं भवनों के निर्माण में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैलिफोर्नियम 252 हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? कैलिफोर्नियम 252। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एवं जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। और ट्यूमर की जांच में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाई जाती है। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाई जाती है। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में बायो कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही बायो जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और कॉर्निया व त्वचा की पेशियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बताइएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। बताइएगा विटामिन ई की कमी से किस पे कौन सा प्रभाव होता है? जनन क्षमता में कमी आती है और एपिथेलियम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई के लिए प्रमुख स्रोत क्या होता है? अंकुरित गेहूं इसका स्रोत हो जाएगा। सोयाबीन, अंडे की जर्दी, तेल वगैरह जो इसका हो जाएगा स्रोत हो जाएगा। बताइएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। और बताइएगा इसकी कमी से कौन सा रोग क्या होता है? चोट लगने पे रक्त का थक्का, न जमने से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। बताइए चोट लगने पे रक्त का जो थक्का बनता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? विटामिन में नहीं बताना है, सीधे
नॉर्मल आंसर बताइए ना। ये होता है। प्लेटलेट्स के कारण थक्का जमता है किसका, और विटामिन कहेगा तो के कारण, विटामिन के कारण थक्का जमता है। बताइएगा विटामिन मतलब जो है ब्लड को रोकने के लिए ना वो होता है, चोट लग प्लेटलेट्स होता है। बताइएगा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, या थायमीन हो जाएगा। विटामिन बी1 का क्या नाम हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और बताइएगा विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है, चर्म रोग एवं वृद्धि कम हो जाती है। बताइएगा विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त क्षीणता, चर्म रोग एवं पेशीय ऐंठन हो जाएगी, पेशीय ऐंठन रोग होने लगेगा। बताइएगा विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन हो जाएगा। और विटामिन बी7 की कमी से शरीर में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, बाल झड़ने लगते हैं। क्या होता है, बालों का क्षय होने लगता है। बताइएगा विटामिन बी11 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन बी9 या 11 जो सेम ही होता है, फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइएगा विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग होता है, वृद्धि में, एनीमिया और वृद्धि में कमी हो जाएगी विटामिन बी। और बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी12 में। और उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामीन हो जाएगा। और बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्वी एसिड हो जाता है। और बताइएगा किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन एवं स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। बताइएगा कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है, मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। बताइएगा पोटेशियम जो है मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है या नहीं है, पोटेशियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, बताइएगा किसकी कमी से क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। बताइएगा खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और बताइएगा पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन आवश्यक हो, पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। कौन आवश्यक हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। बताइएगा स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, एमाइलेज हो जाएगा उत्तरदायी। कौन हो जाएगा, एमाइलेज। बताइएगा सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में। बताइए क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। बताइएगा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। और फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पहुंचाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को संचय किस रूप में होता है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, एटीपी अणुओं के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एटीपी अणुओं के रूप में होता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो आप लोग के मध्य दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जीवाश्म ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव क्या सब होता है, वायु प्रदूषण हो जाएगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगा और ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो जाएगा। बताइएगा अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से गैस उत्तरदायी होती है, SO2 NO2 हो जाएगा, SO2 NO2 हो जाएगा। और वो N2O जो होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। बताइएगा ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कौन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगी। बताइएगा तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में होता है, उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। बताइए बांध में संचित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा।
और डायनमो जो होता है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि टरबाइन किसको करता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है टरबाइन। बताइएगा सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे निर्मित है, नर्मदा नदी पे हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे निर्मित हो जाएगा, नर्मदा नदी पे निर्मित हो जाएगा। और स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति है यह सरदार सरोवर डैम के पास, यह किस महापुरुष की मूर्ति हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 182 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 182 मीटर। और विधानसभा की सीट भी गुजरात में 182 ही है। और बताइए बिहार में भी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुआ है, इस बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 243 हो जाएगी। और बताइएगा बिहार विधानसभा के स्पीकर के पद पे हाल फिलहाल में कौन नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर प्रेम कुमार हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा टिहरी बांध जो है वह किस नदी पे स्थित है, भागीरथी नदी पे हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पे हो जाएगा, भागीरथी नदी पे हो जाएगा। बताइएगा पिंडार जो है, पिंडार वह कौन किस किस नदियों का संगम हो जाएगा, धौली गंगा और कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग का संगम हो जाएगा पिंडार। और उसके बाद बताइएगा देवप्रयाग का संगम किस किस नदियों का संगम है, भागीरथी हो जाएगा। रुद्रप्रयाग आपका हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा का हो जाएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग, जबकि भागीरथी और अलकनंदा का हो जाएगा आपका देवप्रयाग हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। बताइएगा देव जो रहेगा वो आपका हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी, और रुद्र जो हो जाएगा आपका मंदाकिनी और अलकनंदा। बताइएगा जैव मात्रा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित होती है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, जैव गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, जैव बायोगैस निकलेगी। बताइएगा गोबर फसलों के कटने के बाद बचे अपशिष्ट सब्जियों के अपशिष्ट को क्या कहा जाता है, जैव मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव मात्रा कहा जाता है। बताइए जैव गैस का मुख्य संघटक कौन होता है, मीथेन हो जाएगा, CH4। बताइएगा किसके जलने से राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता है, बायोगैस के जलने पे राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता है। और बताइएगा किसके जलने पे लौ उत्पन्न नहीं होती है, चारकोल के जलाने पे है ना लौ उत्पन्न नहीं होती है। और सब चीज को जलाइएगा ना तो उसमें लौ उत्पन्न होगी, लेकिन चारकोल को जलाएगा तो उसमें लौ उत्पन्न नहीं होती है। बताइएगा नहीं मतलब लौ जो लाल पीला हरा जो देखते हैं लौ उत्पन्न होता है वो चारकोल में नहीं होता है। बताइएगा पवन के किसका उपयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा के उपयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। और नील्स बोर जो थे ना ये डेनमार्क के ही थे और इनको नोबेल प्राइज 1922 में मिला था। रहेगा पवन ऊर्जा के उपयोग की एक सीमा क्या नहीं है, यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और ये पारंपरिक हो जाएगा या गैर पारंपरिक हो जाएगा, गैर पारंपरिक हो जाएगा। पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक हो जाएगा, जिसका हम लगातार यूज करते आ रहे हैं ना पूर्वज के दौर से, उसको पारंपरिक कहेंगे। जिसका अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किए 40-50 साल में, तो वो हो जाएगा गैर पारंपरिक। बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुला क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। बताइएगा अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए सौर कुकर के अंदर के भाग को किस रंग से पेंट किया जाता है, काले रंग से पेंट किया जाता है। किस रंग से पेंट किया जाता है, काले रंग से पेंट किया जाता है। बताइएगा बॉक्स कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बॉक्स कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा परवलय कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलय कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। बताइए सौर सेल किसको किस में रूपांतरित कर देता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सौर सेल किसको किस में रूपांतरित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। बताइएगा सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। पैनल में सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। पैनल बनाने में चांदी, जबकि सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा
ज्वार भाटा किसका परिणाम होता है? चंद्रमा चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हो जाएगा, ज्वार भाटा का परिणाम। बताइएगा ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइएगा ओटीईसी विद्युत संयंत्र पर प्रचलित होने के लिए महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप और 2 किलोमीटर गहराई तक जल के ताप में किसका ज्यादा अंतर होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। और ओटीईसी विद्युत संयंत्र किससे संबंधित हो जाएगा? महासागरीय ताप ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। ओटीईसी किससे संबंधित हो जाएगा? महासागरीय ताप ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा महासागर पृष्ठ के तप्त जल उपयोग से वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए क्या किया जाता है? अमोनिया का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का उपयोग किया जाता है। बताइए समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन घूमने के लिए तरंगों की डैश का उपयोग करते हैं? गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। बताइएगा नाभिकीय शक्ति संयंत्र में नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा नाभिकीय संलयन होने के लिए आवश्यक शर्त होती है मिलियन कोटि केल्विन ताप, मिलियन कोटि पास्कल दाब और हल्के नाभिक हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा। बताइएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कौन नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? यह द्रव्यमान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? द्रव्यमान। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य संघटक कौन है? मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य संघटक कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। बताइए नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया? हाइड्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और इसके समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जिसमें रेडियो सक्रिय क्या हो, कौन हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। और ड्यूटेरियम की खोज अर्थात D2O की खोज किन्होंने की थी? यूरे और वासवन के द्वारा की गई थी। 1932 में की गई थी। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति संयंत्र कौन सा है? कुंडूनकुलम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुंडूनकुलम, जो तमिलनाडु में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति संयंत्र कौन हो जाएगा? कुंडूनकुलम, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताया भारत का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र हो जाएगा। और नरोरा जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जो है एकमात्र जो हो जाएगा भूकंपीय क्षेत्र में आता है, पेटी में आता है इसे। बताइएगा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित, हाँ सही जवाब हो जाएगा, कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए। बताइएगा किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा क्या होती है? कितनी होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। बताइए ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या होता है? सूर्य हो जाएगा। और कृत्रिम सूर्य किस देश के द्वारा निर्मित कर गया? चीन के द्वारा। और CO2 से भोजन किसके द्वारा बनाया गया? चीन के द्वारा ही बनाया गया। बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। और नवीकरणीय जैव संसाधन हो जाएंगे। बताइएगा जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। बताइएगा तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बताइएगा ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होता है। बताइएगा किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता है? LPG का ना करेंगे, CNG का नहीं करते हैं। CNG का प्रयोग वाहनों में किया जाता है, वाहनों वगैरह में किया जाता है। बताइएगा कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में। कैगा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र कौन सा हो जाएगा? कुंडूनकुलम हो जाएगा। और पहला तारापुर हो जाएगा।
काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में हो जाएगा काकरापारा। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तमिलनाडु में हो जाएगा। और बताइएगा कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। पता है परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और सूर्य किस ऊर्जा किसका नाभिकीय संलयन पर आधारित, नाभिकीय संलयन के स्वरूप पे ही आधारित है सूर्य की ऊर्जा। बताइएगा हाइड्रोजन बम जो है किस पे आधारित होता है? संलयन पे ही होता है, लेकिन अनियंत्रित संलयन हो जाएगा। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से आप लोग के मध्य जो होमवर्क दिया गया था एनसीईआरटी क्लास 10 का वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का बायो जीव विज्ञान जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान हो जाती है, समान ही रहती है? यह समसूत्री विभाजन में हो जाएगी। और बताइएगा किस विभाजन में परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है विभाजन के उपरांत? यह अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। मानव में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। अर्धसूत्री होगा। बताइएगा किस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है? अर्धसूत्री में हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन में पैतृक कोशिकाओं की आधी रह जाती है संतति कोशिकाओं में। और बताइएगा अत्यधिक विविधता जो होती है किस जनन में उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। और बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करते हैं? मीसोसोम करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करते हैं? मीसोसोम। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा गया। और आत्महत्या की थैली किसे कहा गया? लाइसोसोम को कहा गया। और बताइएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा गया? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया। और बताइएगा लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और राइबोसोम की पैलेट के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम की डी डुबे और राइबोसोम की जी पैलेट के द्वारा की गई थी। बताइएगा जंतु एवं पादप कोशिकाओं में भिन्नता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कोशिका भित्ति। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है? सेल्यूलोज की निर्मित होती है। और जंतुओं में कोशिका भित्ति के स्थान पे क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। कौन क्या उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। बताइएगा गोल्जिकाय की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैमियो गोल्जी के द्वारा की गई थी। गोल्जिकाय की खोज किन्होंने की थी? कैमियो गोल्जी ने की थी। और बताइएगा गोल्जिकाय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा किसका पैकेजिंग करना होता है? यह संश्लेषित प्रोटीन और वसा आदि का पैकेजिंग करना इसका कार्य होता है गोल्जिकाय का। बताइएगा किसको कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है? गोल्जिकाय को ही कोशिकाओं के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। बताइएगा हरित लवक जो होता है वह किस में पाया जाता है? जंतु या पादप में? पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। बताइएगा कोशिका का पादपों के कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया है? हरित लवक को ही कहा गया, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। होता है पादपों में भोजन का संग्रहण जो होता है वह किस स्वरूप में होता है? मड अर्थात स्टार्च के रूप में होता है। मड अर्थात स्टार्च के रूप में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादप में वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन होता है? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। और पादप के जड़ों के वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रयोगशाला की किसमें कोशिका विभाजन कराया जा सकता है? पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रयोगशाला में किस कोशिका में विभाजन किया जाता है? पेट्री डिश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पेट्री डिश में। कुछ जीवाणु जैसे राइबोजियम के अंदर क्या होता है जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं? निफजेंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निफजेंजी। जीवाणु जैसे राइबोजियम के अंदर निफजेंजी होता है जिसकी सहायता से यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। बताइएगा कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीट का भक्षण
किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। और पादप जो होता है नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ना ग्रहण करके किसके रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाएगा। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचट ने किया था? उत्तक शब्द का प्रयोग बीचट ने सर्वप्रथम किया था। और कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? उत्तक का। और उत्तकों के समूह से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। इसी जवाब कोशिका के समूह से उत्तक और उत्तक के समूह से अंग का निर्माण होता है। बताइएगा उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों में को कितने वर्गों में बांटा रखा गया है? दो हो जाएगा, विभिजोतक उत्तक और स्थायी उत्तक हो जाएगा। विभिजोतक उत्तक और स्थायी उत्तक। बताइएगा पादपों की तने की मोटाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन सा उत्तक? पार्श्व विभिजोतक उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभिजोतक उत्तरदायी होता है। बताइएगा कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? विभिजोतक उत्तक करते हैं। कौन करते हैं? विभिजोतक उत्तक करते हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर पौधे की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में सहायक होती है। पौधे की जड़ों एवं तनों के शीर्ष भाग पे कौन से उत्तक उपस्थित होते हैं? शीर्षस्थ विभिजोतक उत्तक उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? शीर्षस्थ विभिजोतक उत्तक उपस्थित होते हैं। बताइएगा पत्तियों के आधार में किस उत्तक विभिजोतक उत्तक कौन से विभिजोतक उत्तक पाए जाते हैं? पत्तियों के आधार में अंतर्वेशी विभिजोतक उत्तक पाए जाते हैं। पत्तियों के आधार में कौन से विभिजोतक उत्तक पाए जाते हैं? अंतर्वेशी विभिजोतक उत्तक पाए जाते हैं। जो स्थायी उत्तक से बीच बीच में उपस्थित, इनके बीच में स्थायी उत्तक उपस्थित होते हैं। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो क्विक साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है बायो का। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यह यमुना नदी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना ही हो जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मेडीरा हो जाएगी। मेडीरा। सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? डी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी सबसे छोटी? डी नदी हो जाएगी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। बताए भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। बताए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 डेट सही बताए। 18 जुलाई 1947 को आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताइएगा प्लूटो जो पूर्व में 9वां ग्रह था अब किस रूप में हो गया? या बौने ग्रह के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? बौने ग्रह के रूप में हो गया। बताइएगा म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात हो जाएगी। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। बताइएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है? अनुच्छेद 1 हो जाएगा। और भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? भाग 3 में हो जाएगा। 12 से 35 में। बताइएगा कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसेन रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हैंसेन रोग हो जाएगा। और बताइएगा राजाओं की बीमारी किसको कहा गया है? गठिया को कहा गया। राजाओं की बीमारी को गठिया को कहा गया। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? या जेनरेटर करता है। कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जेनरेटर करता है। बताइएगा और जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चुंबकीय विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइए विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? श्रीलंका के कुमार संगकारा हो जाएंगे। और रोहित शर्मा भी शायद मारे हैं ना? नहीं। बताइएगा बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा हो जाएगा। ये नहीं आपका 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था हमारे 4 गो में लगातार वो तो वर्ल्ड कप मारे थे टोटल मिला के हाँ लगातार का जिसमें व्याख्या है। बताइएगा
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब लड़ा गया था? 1845 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? 1845 में लड़ा गया था। बताइएगा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषण कारकों को शामिल करता है? 8 प्रदूषण कारकों को शामिल करता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषण कारकों को शामिल करता है? 8 प्रदूषण कारकों को शामिल करता है। बताइएगा लोसांग त्योहार जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाता है? सिक्किम। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। बताइएगा सिंह प्रतीक का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? यह मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। कोसी सिंचाई परियोजना जो है वह किस राज्य से संबंधित हो जाएगी? बिहार से हो जाएगी। बताइएगा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स को किसने लिखा है? यह मार्लन जेम्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मार्लन जेम्स के द्वारा लिखा गया। बताइएगा चिकनगुनिया जो है यह किसके कारण होता है? यह वायरस के कारण होता है। यह मच्छर के काटने से चिकनगुनिया रोग होता है। यह वायरस, इसके लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा? वायरस। और मलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रोटोजोआ कारक हो जाएगा। बताइएगा दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? होती है। कंपन और यह माध्यम की आवश्यकता जो होती है वह कणों के कंपन के लिए आवश्यक होती है। बताइएगा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। बताइए हीमोफीलिया जो है वह कैसा रोग हो जाएगा? ये अनुवांशिक रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया कौन सा रोग हो जाएगा? अनुवांशिक रोग हो जाएगा हीमोफीलिया। बताइएगा शुभ शांति की भूमि किसे कहा जाता है? शुभ शांति की भूमि या दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। शुभ शांति की भूमि किसे कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। और उगते सूर्य का देश जापान में हो जाएगा। और मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हो जाएगा। और बताइए आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। और इसकी संकल्पना किसके मन में सर्वप्रथम आई थी? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आई थी। और इसके अध्यक्ष पहली बार गठन इस संगठन का गठन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते यह किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। बताइएगा माउंट किलिमंजारो जो है वह कहाँ स्थित है? तंजानिया में हो जाएगा। और तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डोडोमा हो जाएगी। तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? डोडोमा हो जाएगी। बताइएगा गोल्फ खेल की जो खोज हुई थी वह कहाँ हुई थी? इसे स्कॉटलैंड में हो जाएगी। पोलो की हुई थी भारत में, मणिपुर में। गोल्फ स्कॉटलैंड हो जाएगी। गोल्फ कहाँ हो जाएगी? स्कॉटलैंड हो जाएगी। बताए ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। बताए आगरा के लाल किले का निर्माण किन्होंने करवाया था? अकबर के द्वारा कराया गया था। और बताइएगा स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किस मुगल शासक के काल को कहा गया है? शाहजहां के शासन काल को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गुर्दे को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? गुर्दे को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? यह रीनल आर्टरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रीनल आर्टरी जो होता है गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करता है। बताए मानव का पहला हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यह दक्षिण अफ्रीका में 1967 में हुआ था। क्रिश्चियन बेनार्ड हो जाएगा। और बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की हो जाएगी। और सबसे छोटी किसकी होती है? स्पर्म अर्थात शुक्राणु की हो जाएगी। बताइएगा मनुष्य में महिलाओं के बंध्याकरण को क्या कहा जाता है? ट्यूबक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों के बंध्याकरण को क्या कहा जाता है? वेसक्टोमी कहा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा। बताइए मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मानव का अध्ययन क्या कहला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और बताइएगा पुराने भवनों के अध्ययन, स्मारक एवं भवनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी हो जाएगा। एपिग्राफी, हाँ वही अभिलेखों का अध्ययन हो जाएगा। एपिग्राफी, सॉरी हाँ भवन का दूसरा हो जाएगा, एपिग्राफी हो जाएगा। देख लीजिएगा वीडियो। बताइएगा छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या सोरोलॉजी नहीं होता है।
हर्पेटोलॉजी। तो अथी के हो जाता है, सौरोलॉजी ना बोले थे, छिपकली का सौरोलॉजी होता है। जिगर अथी वाला ये गलत हो जाएगा। हाँ अथी के हो जाता है, ये अंदर में नहीं रहता, 2.5 किलो का है वो नाम। लीवर लीवर के हर्पेटोलॉजी। हिपैटोलॉजी है सर। हिपेटो हो जाएगा, ये हर्पेटो है। हिपैट मतलब लीवर होता है। ये ठीक है हाँ हिपैटोलॉजी। हर्पेटो। हाँ सोरोलॉजी सोरोलॉजी भी छिपकली का है। छिपकलिए का है, जैसे सांप का ना ऑफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी है। हाँ, दोनों है। बताइएगा हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक आपातकाल जो है किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नहीं मिलता है, समझे? बताएगा महाबोधि मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? बोध गया में हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन में किस एसिड, कौन सा एसिड सहायक होता है? HCl। गैस्ट्रिक एसिड हो जाएगा। HCl होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइएगा उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी हो जाएगी। और बताइएगा अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी थी? 1915 में दी थी। और इन्होंने वापस कब लौटा दी थी? कहीं आपको 19 भी देखने को नहीं मिलेगा और 20 भी देखने को मिलेगा। 19 या 20 दोनों ले सकते हैं। सरीसृप दिया हुआ है। सरीसृप के क्या अंतर्गत है? पेट के बल में ही रेंगता है। बताइएगा अभी तक कितने तारामंडलों की खोज हो चुकी है? 89 की हो चुकी है। बताइएगा मेरुदंडू में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। बताइएगा एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? WC रोएंटगन के द्वारा किया गया था एक्सरे का खोज। बताइए नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विद्या देवी भंडारी। और वर्तमान में नेपाल की प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की हो जाएंगी। और वहाँ के जो महाधिवक्ता है, अटॉर्नी जनरल, हाँ महान्यायवादी, वो हाँ सविता भंडारी। हाँ सविता भंडारी करके बनी। हाँ वो भी महिला ही है। बताइएगा ऑपरेशन स्माइल का संबंध जो किससे संबंधित हो जाए? खोए हुए बच्चों की खोज से संबंधित हो जाएगा। ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे हो जाएगा? खोए हुए बच्चों की खोज से। बताइएगा समान नागरिकता संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख मिलता है। और समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा? बताइएगा पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य जो है सीमा सबसे अधिक राज्यों से साझा करता है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा ज्वारीय बंदरगाह कच्छ जो है वह कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा। बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हो जाएगा। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी नदी हो जाएगा। कौन सी है? कालिंदी हो जाएगा यमुना का अन्य नाम। बताइए भारत में सोलर पावर से चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। और पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा? हृदय से संबंधित हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। और बताएगा ECG जांच जो होती है शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय से संबंधित होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और EEG किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से। और EEG का संपूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री चल रहा था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, वह किसकी अनुशंसा पे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे बनाया गया था। और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने कानून को कोडीकरण का प्रयास किया था। पता है भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त जो है वह कब भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है? कब से? 1835 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1835 से माना जाता है। बताइएगा भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया था किसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जो था सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। यह बेंटिंग के समय में हो जाएगा। किसके समय हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिंग के समय में। बताइएगा किस वायसराय के कार्यकाल में 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से जो प्रतिबंध था वो हटा लिया गया था? यह चार्ल्स मैडकॉफ के कार्यकाल में हटा लिया गया था। इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता था? मुक्तिदाता कहा जाता था चार्ल्स मैडकॉफ को। बताइएगा
अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की गई थी। किस वायसराय के द्वारा की गई थी? यह लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा की गई थी। 1839 ईस्वी में किसके द्वारा कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया गया था? यह लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ही कराया गया था। 1839 ईस्वी से कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वह किस वायसराय के कार्यकाल में समाप्त हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में समाप्त हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि यह अफगानी तूफान की पूंछ थी। यह किसके कार्यकाल में था हुआ था? सिंध विजय। यह लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। और दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? यह एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। और रविवार की छुट्टी का प्रारंभ किसके का? एलनबरो के कार्य 1843 से प्रारंभ हुआ था रविवार की छुट्टी। बताइएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845-46 के मध्य, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, इसका समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे। बताइएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 49 के मध्य, इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में इस पे क्या कर लिया था? आधिपत्य जमा लिया था। क्या कर लिया था? अंग्रेजी हुकूमत का आधिपत्य जमा लिया था। बताइएगा, इनाम कमीशन की स्थापना जो थी किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। और राज्य हड़प की नीति किसके कार्यकाल में आई थी? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति। बताइएगा, राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाया गया था? यह सतारा को मिलाया गया था। 1848 में मिलाया गया था। बताइएगा, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शहादत खां। बताइएगा, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी हुकूमत ने किस राज्य को अपने अधीन ले लिया था? या अवध को ले लिया था, जिसको चेरी कहा गया था। अंग्रेजी हुकूमत का चेरी कहा गया था। और जब अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी आधिपत्य में अपना लिया गया था, उस समय अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। अब तो हम चलते हैं साथियों, अहले वतन करते हैं, ऐसी कुछ करके बोले थे। बताइएगा, किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी? यह डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, यह भी डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। यह डलहौजी के शासनकाल में कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था। और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उम्र सीमा कितनी रखी गई थी? 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 1823 वर्ष रखी गई थी। 18 से 23 वर्ष। और पहले भारतीय जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, यह सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। यही थे शायद रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बताइएगा, कब से इलाहाबाद तथा लंदन दोनों स्थानों पर साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा? यह 1922 से किया जाने लगा। कब से किया जाने लगा? 1922 से लंदन एवं इलाहाबाद दोनों स्थानों पर साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। बताए, नरबली प्रथा को किसने रोकने का प्रयास किया था? या डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा किया गया था। और डलहौजी के शासनकाल में संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके पास चली गई थी? अंग्रेजी हुकूमत के पास चली गई थी। बताइएगा, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी हुई थी? 1857 की क्रांति। और यह कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। और इसका मेरठ से शुरू हुई थी। और इसका जो था चिन्ह क्या था? रोटी और कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटी और कमल इसका चिन्ह हो जाएगा। बताइएगा, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे
1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। आगरा में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है खंड, इसी के पास है, इलाहाबाद के पास ही है। तो साथियों, इतिहास के लुसेंट के इतिहास के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में डिस्कशन के माध्यम से इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषक गैसें कौन कौन सी होती है? जीवाश्म ईंधन, यह कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन से ग्रीन हाउस गैसें जो उत्तरदायी होती है अत्यधिक उत्पन्न होती है। बताइएगा, प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक कौन से प्रदूषक कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक कौन से प्रदूषक कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब जो हो जाएंगे द्वितीयक प्रदूषक हो जाएंगे। ओजोन भी। बताइएगा, ठोस कणकीय प्रदूषक जो होते हैं, जैसे एरोसोल हो जाएगा, धूल कण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस आदि के कण, सिरामिक्स, सिलिका आदि जो हो जाएंगे वो कैसे प्रदूषक हो जाएंगे? ठोस कणिक प्रदूषक हो जाएंगे। बताइएगा, यूरिया, अमोनिया, ऑयल स्लिक्स, नाइट्रेट युक्त जल जो होता है वह कैसा प्रदूषक हो जाएगा? या तरल प्रदूषक हो जाएंगे। कैसे प्रदूषक हो जाएंगे? तरल प्रदूषक। और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा यह कैसे प्रदूषक है? गैसीय प्रदूषक हो जाएंगे। और CFC जो गैसीय प्रदूषक है वह किससे उत्पन्न होता है? रेफ्रिजरेटर और एसी इत्यादि से उत्पन्न होता है, जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइएगा, ग्रीन मफलर जो है, ग्रीन मफलर जो एक योजना है वह किससे संबंधित हो जाएगी? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो जाएगी। ग्रीन मफलर किससे संबंधित हो जाएगी? ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगी। बताइएगा, जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैस की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे कौन सा प्रदूषण कहा जाता है? वायु प्रदूषण कहा जाता है। कौन सा प्रदूषण कहा जाता है? वायु प्रदूषण। बताइएगा, वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन्स हो जाएंगे। और ये लिचेन पौधे से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? लिचेन के पौधे से प्राप्त होते हैं। थेलोफाइटा समूह से होता है लिचेन। बताइएगा, लाइकेन का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? शैवाल एवं कवक के द्वारा होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से कब संसद द्वारा वायु प्रदूषण अधिनियम लागू किया गया था? वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। यह 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। वायु प्रदूषण एवं संरक्षण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हवा से भारी, जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस कौन सी गैस होती है? हवा से भारी, जल में अघुलनशील, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। और कौन सी गैस मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो जाएगी। और सभी वायु प्रदूषकों में इसका प्रतिशत कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? यह 50% भाग होता है। कितना होता है? 50% भाग होता है। और बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सा गैस कहा गया है? दम घोटू गैस कहा गया है। कौन सा गैस कहा गया है? दम घोटू गैस कहा गया है। बताइएगा, एरोसोल केन एवं रेफ्रिजरेटर के दोहन से कौन से प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती है? यह क्लोरोफ्लोरो, CFC हो जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइएगा, जेट विमान के ईंधन व रासायनिक उर्वरकों से कौन कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? उत्पन्न प्रदूषक, यह नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। सूती वस्त्रों के विरंजन से कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? सूती वस्त्रों के विरंजन से यह क्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोरीन। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों से मीथेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। बताइए, वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से किस में वृद्धि होती है? हरित गृह प्रभाव में हो जाएगी। किसमें वृद्धि हो जाएगी? हरित गृह प्रभाव में। बताइए, CNG तथा LPG गैसों के प्रयोग तथा ऑटोमोबाइल उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर
कार्बन मोनोऑक्साइड की समस्या का निदान काफी समय तक क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ जाने से काल पूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात और बच्चों में विरूपता का कारण होता है? यह सीओ हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ हो जाएगा। ऑक्सीजन की न्यूनता से सिरदर्द, नेत्र दृष्टि क्षीणता एवं तंत्रिका आवेग में न्यूनता, हृदय रोग आदि बीमारियां हो जाती है। बताइएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग हो जाते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, पित्त ज्वार, निद्रा रोग आदि में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किसके निर्मित होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन में। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, C6H12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। बताइएगा, किस गैस का वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव में 20% योगदान में वृद्धि करती है? कौन सी गैस वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव में 20% तक योगदान में वृद्धि करती है? या मीथेन गैस हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी, मीथेन गैस हो जाएगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया या सड़ाया जाता है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है, या मीथेन गैस ही उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक कितना भाग आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है? प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक कितना प्रतिशत भाग आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होता है? यह 76% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। तो साथियों, इन्वायरमेंटल साइंस के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती जो की गई थी वह कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? या 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत की गई थी। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत की गई थी। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों और उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? या 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कर दिया गया था। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया था? 55। या 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया था। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी? 31वां। यह 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत 21वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 525 से 545 कर दी गई थी। और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 20 कर दी गई थी। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। और बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया था? 35वां। यह 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया था। बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्षों के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था? यह 39वां संविधान संशोधन 1975 के तहत कर दिया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्षों के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। बताइएगा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी? यह 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कर दिया गया था। बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के कॉम में स्थानांतरित कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कर दिया गया था। बताइएगा, अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने
देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए थे। यह किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था? यह 50वां संशोधन 1984 के तहत संभव हो पाया था। बताइएगा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? यह 53वां संविधान संशोधन 1986। और मिजोरम किस राज्य से अलग होकर राज्य निर्मित हुआ था? असम से हो जाएगा, असम से हो जाएगा। बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? यह 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत किया गया था। तो साथियों पॉलिटी का भी जो होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और एनएसजी के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा हो जाएंगे। एनएसजी देख लीजिए। बताइएगा हाँ एसपीजी है, हमको भी लग रहा है एसपीजी है आलोक शर्मा। एनएसजी के जो है साउथ के कोई, एसपीजी के साउथ के कोई वी श्रीनिवासन हो जाएंगे। एनएसजी के कौन हो जाएंगे? वी श्रीनिवासन। एसपीजी के कौन हो जाएंगे? आलोक शर्मा हो जाएंगे। और एसपीजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। बताइएगा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का जो राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 हो जाएगा। 1972। और हिमाचल प्रदेश का था 25 जनवरी 1971। बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 20 फरवरी 1987। बताइएगा बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। 36 में उड़ीसा अलग हो गया था। उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। बताइएगा तमिलनाडु दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अहिंसा तो 2 अक्टूबर हो जाएगा। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया? 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती है ना, उसी दिन तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी। बताइए गोवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मई को। और सिक्किम दिवस 16 मई को। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960 को। और गुजरात और महाराष्ट्र किस से टूटकर बने थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से टूटकर 2 राज्य निर्मित हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र, 1 मई 1960। बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में हो जाएगा। और बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में हो जाएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बतूर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की हो जाएगा। रुड़की IIT जो हो जाएगा वह सबसे पुराना हो जाएगा, जो आजादी से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा निर्मित हो जाएगा, IIT रुड़की। और IIT रुड़की कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। सही जवाब हो जाएगा। बताइए केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड हो जाएगा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। ONGC का तो नई दिल्ली, अब दिल्ली आ गया। और बताइएगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। रमन अनुसंधान संस्थान बंगलौर हो जाएगा। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? बंगलौर हो जाएगा। बताइए CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हो जाएगा। CRPF की स्थापना 1939। CISF की 1969 में हो जाएगी। और NCC की 1948 में हो जाएगी। ITBP की 1962 में। ITBP असम राइफल्स की 1835 में हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1835 में। साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब अंत में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है?
कॉन्क्लेव को मिला है। किसको मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। बताइएगा 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 72वां संस्करण जो चल रहा था, या किसके द्वारा विजित किया गया है? मोपल सुचाता चुआंगसरी के द्वारा किया है। मिसेज हाँ थाईलैंड की हो जाएंगी। और मिसेज वर्ल्ड का तसेगो गेलई के द्वारा, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब तसेगो गेलई के द्वारा जीता गया। मिस इंडिया यूएसए 2025 का खिताब किन्होंने जीता है? कैटलिन सेंड्रा नील के द्वारा जीता गया। मिस इंडिया यूएसए कैटलिन सेंड्रा नील के द्वारा। मिस यूनिवर्स का खिताब किन्होंने जीता है 2024 में? 73वीं बार, 73वीं यह विक्टोरिया केंजर थेल्विन के द्वारा जीता गया था 2024 में। फेमिना मिस इंडिया 2024 किसके द्वारा विजित किया गया था? यह निकिता पोरवाल के द्वारा विजित किया गया था। बताइएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किन्होंने जीता था? मिस यूनिवर्स इंडिया यह रिया सिंघा के द्वारा जीता गया था। और दुनिया की पहली मिस एआई कौन निर्मित हुई थी? केंजा लैली हो जाएंगी, जो मोरक्को की हो जाएंगी। केंजा लाइली ये मिस दुनिया की पहली मिस एआई हो जाएंगी। बताइएगा 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आयोजित हुआ था वह कहाँ आयोजित हुआ था? या नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। 71वां नहीं है, कौन नया वाला? पुराना 71वां अब आ गया। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नई दिल्ली में हुआ 71वां। हाँ 71वां सब नई दिल्ली में हुआ है। आईफा आपका जयपुर में हुआ है। आईफा जयपुर में हुआ है। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को मनोनीत किया गया था? या गुलमोहर को किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का स्वराज बड़त्याजा को किया गया था। स्वराज बड़त्याजा फिल्म ऊंचाई के लिए। 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025 में 78वें कांस फिल्म पुरस्कार 2025 में पालम डे डिओर पुरस्कार के लिए किन्हें नवाजा गया है? किस फिल्म को नवाजा गया है? इज वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हो जाएगा। इज वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और पालम डे 78वें कांस फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? वैगनर मोरा को मिला है। किसको मिला है? वैगनर मोरा को। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? अनोरा को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर हो जाएंगे, जो अनोरा के निर्देशक हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसिन हो जाएंगी। और बताइएगा 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के जो था वह कर्मा फुत्सो भूटान को दिया गया। इस बार तो शायद इसको एजुकेट गर्ल को दिया गया है, भारत की एजुकेट गर्ल को दिया गया है। तो साथियों एसपीडी पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी करंट दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रतिनिधित्व के बिना कराधीन नहीं का नारा किसके द्वारा दिया? प्रतिनिधित्व के बिना कराधीन नहीं, कराधान नहीं। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह किस क्रांति का नारा था? प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह किस क्रांति का नारा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा यह डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिए। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों को बताते चले कि हमारे इस चैनल पे जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए जीके जीएस को के लिए विशेष तौर पे डिस्कशन करवाया जाता है, जिसका होमवर्क हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे सेंड कर दिया जाता है, जिसको पढ़ के आप अगर इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।